Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this exciting episode of Masterminds by Governance Now. This is Kailash Nath Adhikari, Managing Director, Governance Now, and today it's my extreme proud privilege to welcome Shri Raju Srivastav ji. Raju ji, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you, Kailash. धन्यवाद. Ladies and gentlemen, Shri Raju Srivastav is an Indian Bollywood actor and renowned stand-up comedian. अगर इनका मुझे परिचय देना होता तो मैं विकिपीडिया से इनका पूरा डाउनलोड करके बोल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनकी शान में हिमाकत होती, क्योंकि बहुत कम हस्तियां ऐसी होती है देवी और सज्जनों कि जिनके नाम में उनका परिचय होता है. चंद पंक्तियां या चंद कुछ लफ्ज उन्हें उनका परिचय नहीं दे सकती. राजू श्रीवास्तव उन चंद हस्तियों में से है कि उनका नाम में ही उनका पूरा परिचय आ जाता है. He can also be rightly called the doctor of humor. न जाने कितने ऐसे करोड़ों लोग होंगे कि जैसे हर डॉक्टर हमें कहता है ना कि जहां दवा काम नहीं करती वहां हंसी काम करती है. तो आई एम श्योर कि राजू श्रीवास्तव जी के परिचय में ये एक और there's one more feather in his cap that he is the doctor of humor. न जाने कितने लोगों को अपने माध्यम से, अपने हंसी के माध्यम से, अपने किरदारी के माध्यम से इन्होंने ठीक किया होगा. He is also blessed, I think, to have fans running into millions, much more than the population of many nations actually put together. राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू कैलाश, यू आर वेरी काइंड. एक बार पता है क्या हुआ, इसी तरह से एक लंबा सा इंट्रोडक्शन मेरा हुआ और मैं डर गया. मैं सोचा लास्ट में कहीं ये तो नहीं कहेंगे कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे. मेरा एक ही मानना है, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे. बिल्कुल. तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. राजू जी, आप उन बहुत ही चुनिंदा आर्टिस्टों में से है कि जिन्होंने भारत देश में, मैं कह सकता हूं कि स्टैंड अप कॉमेडी का दौर शुरू किया. मुझे याद आ रहा होगा, मैं तभी शायद 5-6 साल का था. 1995-6 में दूरदर्शन पे आपकी सीरियल आई थी टी टाइम मनोरंजन. यस. वहां से जो सफर चालू हुआ, फिर ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज पूरी दुनिया जानती है. उसमें स्मृति ईरानी भी थी. जी, स्मृति ईरानी. एंड आप जो आज एक कलाकार बने हैं, फनकार बने हैं इतने बड़े, तो क्या ये एक चॉइस है या एक, मान लीजिए, एक अकस्मात हुआ लाइफ में? देखिए, मेरा एक ही फॉर्मूला है जिंदगी का. जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहे भाई तो रहने दे, हम कर लेंगे. नहीं, बस जिंदगी के स्ट्रगल, जिंदगी के संघर्ष और जो थपेड़े होती हैं वो कलाकार बना देती हैं. खासतौर से कॉमेडियन के लिए कहा जाता है कि वो कॉमेडियन कोई बहुत रिच घर से या कोई बहुत हाई फाई फैमिली से कॉमेडियन नहीं होगा. कॉमेडियन जरूर उसने प्रॉब्लम फेस की होंगी और तकलीफें देखी होंगी. तो मैंने इन सब चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है और वो सब मेरे काम आ रही हैं. और एक लाइन है ना, मैं मुश्किल जब था दौर शुरू का, तो उस समय भी मैं एंजॉय करता था. और जो आज मोदी जी आज कहते हैं वो मैं पहले ही कहता था कि तकलीफों को अवसर में बदलो. तो वो लाइन थी मेरी, जब सताते हैं गम ऐश करते हैं हम. जी. तो इस हिसाब से आपने एक, जैसे आपने कहा कि जीवन के बहुत सारे अनुभव होते हैं जी, जो आपको एक कलाकार के रूप में बनाते हैं, स्थापित करते हैं, पॉलिश करते हैं. सीखना बहुत जरूरी है. जी हाँ, ये तो एक ऐसा काम है, जितना करेंगे, जितना सीखेंगे उतना कम है. डेली कुछ ना कुछ सीखना है, हासिल करना है. आर्टिस्ट कभी कोई भी कंप्लीट नहीं हो सकता. अगर किसी ने मान लिया कि मैं बस स्टार हो गया, सुपरस्टार हो गया, तो समझ लीजिए वो खुद ही फील कर लिया कि मेरा हो गया. तो हमेशा लर्नर के रूप में रहना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट को, तो आगे बढ़ने के लिए वो बहुत अच्छा है. राजू जी, हमने कई बार देखा है कि आप बड़े बड़े पर्सनालिटीज के चाहे बॉलीवुड के हो या पॉलिटिशियन हो, खास करके आप सबकी बहुत ही उम्दा रूप से मिमिक्री करते हैं. दर्शकों को अच्छा भी लगता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जहाँ तक सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो चीज़ें फैलती है, कभी कभी वो एक
जैसे कहते हैं ना कि मिसाइल तो कहीं और के लिए छोड़ा था, बट कहीं और लग भी जाए, तो कभी कभी ये सब चीजें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। जाहिर है कि इतने आपके जो जितना आपका सफर रहा है उसमें कभी आपको प्रशंसा भी मिलती होगी, लेकिन कभी इस प्रकार के भी हादसे होते होंगे कि जहां आपको लगता होगा कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। मुझे याद है, बहुत करियर की शुरुआत की बात है, पता नहीं आपने तो जन्म नहीं लिया होगा। दिल्ली में हमारा शो था और राजीव गांधी वाज चीफ गेस्ट। तो मुझे सब कांग्रेसी लोगों ने समझाया कि राजीव जी का मिमिक्री नहीं करना, ही इज ए प्राइम मिनिस्टर, ये वो। तो दिल में मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये मैसेज दे रहे कि आज तो करने जैसा है। कहीं उसको मैंने इस तरह से लिया कि शायद मुझे इशारा है कि आज आज ही तो करना है। तो मैंने राजीव गांधी के सामने उनकी नकल की, और उनकी एक लाइन बहुत फिक्स थी ना, उसी को मैंने पकड़ के मिमिक्री किया था। हमारे देश में कई परेशानियां हैं जिन्हें हमें देखना है, हम देखेंगे, हम देख रहे हैं। इंदिरा जी कहा करती थी, हमने जो बातें कही हैं, हमने जो कहा है, ऐसा कुछ उस समय किया था। तो रिस्क लिया, लेकिन उन्होंने बहुत एंजॉय किया, बड़ी तालियां बजी। वो कांग्रेसी लोग जो रोक रहे थे, बाद में वो लोग भी खुश हो गए कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही हंस रहे थे। तो आई एम वेरी लकी कि मैंने सबकी मिमिक्री उन्हीं के सामने की, और कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे लालू प्रसाद जी के बारे में तो मैं मशहूर हूँ कि लालू जी की सबसे अच्छी बोलते राजू श्रीवास्तव करता है। और कई फंक्शन में लालू जी सामने बैठे हैं, मैंने उनका किया, पूरे बिहार में हो रहा है, हमें सब बोल दिए हैं, जब पूरा बिहार का जनता बोला है, आप पागल समझे हमको, चलिए जाइए, हटिए, फालतू बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ करता था। तो लालू जी उल्टा गुस्सा होने के लालू जी बल्कि क्लोज हो गए मेरे से दैट टाइम। और इस तरह से फिर वो अपने घर ले गए, वहां सबसे मिलवाया, राबड़ी जी से, बच्चों से, बोले ये मेरी बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारा आम वाम बांध के दिया मुझे। और बाद में जब मैं बम्बई आया तो मेरे घर पे सत्तू सत्तू की बोरी भी आई उनके यहाँ से गिफ्ट की। तो आई एम लकी कि कभी किसी ने बुरा नहीं माना। और फिर मुलायम सिंह जी की नकल तो जी, उन्हीं के वो तो सामने बहुत की। मशहूर है जिस हिसाब से आप हाँ, करते हैं। हाँ, उन्हीं के सामने की। बल्कि कभी अगर करना भूल जाता हूँ तो अखिलेश यादव खुद याद दिला देते हैं, यार नेताजी की करो यार। उनको मुलायम सिंह जी को नेताजी कहते हैं वो, जी। नेताजी के करो था। हाँ, तो वह मैं शुरू हो जाता हूँ। अब लॉकडाउन चला, लॉकडाउन लॉकडाउन में हम लोग घर पे बैठी, तो लॉकडाउन एक हिसाब से अच्छा है, अच्छा भी है लॉकडाउन। जब हम 6 महीने घर पे बैठे, अखिलेश शिवपाल हम सब साथ में बैठे, तब हमें पता चला कि ये लोग भी अच्छे लोग हैं। अब आप लोग चाहे लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन पैसा पैसा क्या बदला हो, आप 6 महीने परेशान हो गए, हम देखो 6 साल से लॉकडाउन में है, हम नहीं परेशान हो है। तो लालू जी की फैमिली एंजॉय करती है। प्रतिभा हमेशा कहती हैं दादू की करो मिमिक्री। तो आई एम लकी कि आडवाणी जी के जन्मदिन पे मैंने परफॉर्म किया, क्या बात। और आपके फादर भी थे उस उनके घर पे, मार्कंड भाई, और वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैंने वहाँ आडवाणी जी की नकल की। और अभी मोदी जी से मिलने का जब सौभाग्य हुआ तो उन्होंने कहा सबकी नकल करते हो, मेरी करते हो कि नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा सर आपकी नकल तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो लोग मेरी टिंगल करते हैं, कहते हैं कि अच्छा जो आदमी पावर में है उसकी करने में फटती है। तो फिर मैंने उनके उनकी मिमिक्री की बहुत बार। तो कभी मुझे इस तरह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे लगता है कि कुछ कलाकारों के साथ, मेरे साथियों के साथ जो प्रॉब्लम हुई
कि किसी नेता ने ऑब्जेक्शन लिया कि तूने मेरा नकल कैसे किया, तो मुझे लगता है या तो वो नेता ह्यूमर की पावर को समझता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिमिक्री करके आफ्टर ऑल हम उसी की हेल्प करते हैं। बिल्कुल। अब लालू जी की नकल कर करके शेखर सुमन, मैं, जॉनी लीवर, एक तरह से देखिए तो उनको मशहूर कर दिया, बिल्कुल। है ना, और लोकप्रिय हो गए, लोकप्रिय थे और लोकप्रिय हो गए। तो इस तरह से वो कॉम्प्लीमेंट्स की तरह लेना चाहिए उनको, और अब लेते भी हैं बहुत सारे। तो लेकिन मेरे कुछ साथियों के साथ, सीनियर्स के साथ, कॉमेडियन के साथ प्रॉब्लम हुई शुरू में। तो मेरा उनको ये सजेशन है कि कोई बुरा नहीं मानता, सब लोग एंजॉय करते हैं, बशर्ते आप इंसल्टिंग वे में ना करें, जी। है ना। एक पर दायरा होता है। दायरा हो, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सब लोग एंजॉय करते हैं। जी। रही बात वो जो मुझे थ्रेटनिंग कॉल वगैरह आती थी, आप कैलाश उसका इशारा कर रहे हो, तो मेरा न्यू ईयर में शो आया था आज तक चैनल पे, तो जिसमें मैंने कसाब को, दाऊद को और उन सबको बहुत अपने जोक्स और कॉमेडी में उनकी बैंड बजाई थी। तो तब वहां से ऐसे गलत सलत फोन आते थे मुझे, दुबई से, कराची से, ये वो। तो फिर मुंबई पुलिस ने मुझे वार्न किया, मतलब मुझे सिक्योरिटी दी, वो एक फेस था, हम लोग थोड़ा सा डरे हुए थे। तो कोई कहता था हम कराची से कॉल कर रहे हैं, कोई कहता मार देंगे, कोई ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो लेकिन मुझे तो अपने देश के लिए बोलना ही था, अपने देश को तो ऊपर रखना ही हमें, है ना। देश के दुश्मनों को हमारी सेना जवाब दे रही बॉर्डर पे बंदूक लेके, और हम लोगों के हाथ में जो है, हम उस तरह से सेना का सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जी। तो अपनी सेना के हम गुणगान करेंगे, और जो भी हम हमारे देश पे अटैक करेगा, हमारे देश पे बुरी नजर डालेगा, तो हम उसकी ऐसी तैसी तो करेंगे ही, बीइंग ए नागरिक हमारा कर्तव्य भी है ना। तो ये तो चलता रहेगा। इसी से लगा हुआ एक ह्यूमर की बात करता हूँ, नहीं आप बोलेंगे बातचीत बहुत सीरियस हो गई। मैं हमेशा सोचता था कि कोई भी देशभक्त जब पाकिस्तान को ललकारता है, तो ये बोलता है हम लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे, हम कराची में तिरंगा फहरा देंगे। अच्छा लगता है सुन के, कराची में तिरंगा फहरा देंगे। फिर मैं सोचता हूँ कि यार चाइना को क्यों छोड़ देते हैं ये लोग, चाइना कौन सा दोस्त है, वो भी तो हमारे अगेंस्ट ही काम कर रहा है। तो ये लोग, हाल फिलहाल में तो दुनिया के। हाँ, तो वो फिर मैं समझ आया कि हो सकता है वो देशभक्त जो बंदा है उसको चाइना के शहरों के नाम याद नहीं है। हाँ, तो वो कहता होगा यार, और नाम लेंगे तो अजीब सा लगेगा, हम जिंगपिंग थिंग में तिरंगा फहरा देंगे, हम जांगपांग पाऊ में तिरंगा फहरा देंगे। तो बोले वो मजा नहीं आएगा, तिरंगा भी कहेगा यार कहाँ फालतू जगह फहरा दिया। कोई कायदे की जगह हो तो बताओ। कायदे जगह हो तो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। यार तो तो इस दिस इज प्रकार से सभी सभी प्रकार के आपको एक प्रकार से एक्सपीरियंसेस रहे। अनुभव लेकिन हुए। जैसे कि आपने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि चाहे किसी की भी मिमिक्री करो, जहां तक आप एक दायरा मेंटेन करते यार हो पर्सन और एक प्रकार से इंसल्टिंग नहीं वैयक्तिक होगा। प्रहार नहीं करते हो या किसी की गरिमा के ऊपर, तो कहीं ना कहीं सब इतने समझदार है ही कि हाँ वो उसे पूर्ण पॉजिटिविटी से लेंगे। अब राजू जी, आप फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष भी है। जी जी बात चल रही है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर के आसपास एक बड़ी फिल्म सिटी बनेगी। तो इसमें क्या आपको भूमिका लगती है, किस प्रकार से एक पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में हम एक पैंडेमिक से गुजरे, शूटिंग बंद है, सब कुछ बंद है, तो एक इस प्रकार का इनिशिएटिव हमने कितने देखे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस हिसाब से इंसेंटिव की स्कीम्स रोल आउट की है, आज कितनी अच्छी अच्छी कंटेंट भरी पिक्चरें उत्तर प्रदेश में बनती है। आज अब एक दौर था सिनेमा में जब लंदन सिडनी में शूटिंग करने का वो लगता था कि अरे ये पिक्चर सिडनी में, लंदन का बैकड्रॉप है, न्यूयॉर्क का बैकड्रॉप है, लेकिन लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है मथुरा देखना, हाँ गोरखपुर देखना, बहुत अच्छी बात है। कानपुर देखना, यस यस। लखनऊ देखना। तो ये एक इस प्रकार, किस प्रकार की जी भूमिका काउंसिल निभाएगी कि जिससे कि एक एक जिस हम कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव एक जी फिल्म जी। सिटी बन पाए। पहली बात तो ये जो हम नोएडा में फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं योगी जी के आशीर्वाद से,
योगी जी के मार्गदर्शन पे। तो ये कोई मुंबई की फिल्म सिटी के जवाब में नहीं है। ऐसा नहीं कि हम महाराष्ट्र को जवाब देने के लिए फिल्म सिटी बना रहे हैं। अरे भाई, हैदराबाद के पास अपनी फिल्म सिटी है, चेन्नई के पास अपनी फिल्म सिटी है, मुंबई के पास अपनी है, यूपी में एक भी नहीं है। यूपी इतना बड़ा प्रदेश है कि बहुत सारे देश से भी बड़ा है। अगर यूपी देश होता पाकिस्तान तो से भी बड़ा है पांचवा यूपी। सबसे बड़ा देश होता। 5वां सबसे बड़ा देश होता। उस पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी स्टूडियो नहीं है। फिल्म सिटी तो दूर की बात, फिल्म सिटी तो बहुत बड़ा स्टूडियो हो गया, छोटा स्टूडियो भी नहीं है। तो बहुत समय से कम 20 साल से कलाकारों की मांग थी कि यूपी में स्टूडियोज होनी चाहिए। और वैसे भी योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी ये चाह भी है, कोशिश भी है कि जितना हो सके रोजगार सृजन किया जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए। तो हर डिपार्टमेंट को खंगाल रहे हैं, कहाँ से क्या हो सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है। उसी के अंतर्गत मेरी भी उनसे मीटिंग हुई। मैंने कहा सर, इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा अगर यूपी में फिल्म सिटी आ जाए। बहुत सारे लोग वहाँ शूट करने आ जाएंगे, शूटिंग करने आ जाएंगे, वहाँ का स्टाफ लेंगे लोकल, और वहाँ के कलाकारों को काम मिलेगा, वहाँ के होटल है। टेक्नीशियन को काम मिलेगा। और फिल्म सिटी तो एक बहाना है, इससे एक्चुअली पर्यटन भी बढ़ेगा, जी इससे जी। इससे टूरिज्म भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो फिर ये तय हुआ कि भाई यूपी में फिल्म वाले या बॉलीवुड शूटिंग करने क्यों आएगा। तो हमने कहा इसलिए आएगा, हम उसको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दें। तो फिर वो सब्सिडी का शुरू हुआ। जो यूपी में शूटिंग करेगा उसकी लागत का 25% सब्सिडी सरकार दे देगी हिंदी के लिए। और अगर लोकल लैंग्वेज में फिल्म बनाएगा तो उसको 50% सब्सिडी हम लोग दे देते हैं। ऑलरेडी अभी हमने 3 महीने पहले कम से कम 18-19 प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी क्लियर कर दी उनकी, जिनकी फिल्म बन चुकी है, रिलीज हो चुकी है। तो सब कुछ बहुत फास्ट करा रहे हैं, और ताकि फाइल रोकी ना जाए, परमिशंस सारे एक ही विंडो पे हो जाए। और उसके लिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं, उनको मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से हम लोगों ने लेटर दिलवा दिया है कि फिल्म वाले अगर परमिशन के लिए आए तो उनको पुलिस परमिशन, बाकी सारे प्रोटेक्शन तुरंत करवाए जाए। तब ये लोग बाहर से आके शूटिंग करेंगे तो जाहिर है फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और नोएडा की बात इसलिए आई, नोएडा के सीईओ हैं, उनसे हमने बातचीत की। मैंने उनसे कहा कि वहाँ क्या आपके पास जमीन है, आप कुछ ऐसा प्रपोजल दे सकते हो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को। तो बोले हाँ, हमारे पास 1000 एकड़ जमीन है। तो हमने कहा प्रपोजल बनाइए। उन्होंने पूरा प्रपोजल बना के मुख्यमंत्री जी के सामने पेश किया। उनको बहुत अच्छा लगा। वहां से कनेक्टिविटी बहुत कुछ अच्छी मिल रही है। जेवर एयरपोर्ट पास में आ रहा है, वहां से 20 किलोमीटर होगा। फिर दिल्ली के एयरपोर्ट भी मिल जाएंगे कनेक्शन में। थोड़ी दूर पे वहां से कुछ आगे जाके वृंदावन मथुरा है। फिर जी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आगरा, ताजमहल, वो सब मिल जाएगा। और ग्रीन बेल्ट है पूरी, अच्छे अच्छे गार्डन वहां बन जाएंगे। एक्सप्रेसवे है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जी है। जी। तो ये प्रपोजल हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है और उनको बहुत पसंद आया है। और देखिए अब आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब एक, जिसको कहते हैं ना कि एक साफ नियत के साथ जब काम आगे बढ़ाया जाए हम्म, और एक अच्छे नेतृत्व में अगर बिल्कुल। काम आगे बढ़ाया जाए तो जरूर काम में सफलता मिलती है। जैसे मैंने आपके परिचय में कहा था कि आपके लाखों करोड़ों फैंस होंगे जी। इस धरती पे। जितने भी शायद छोटे देश है, अगर उन सबकी जनसंख्या मिलाई जाए तो भी आपके फैंस की संख्या के सामने कम पड़ जाएगी। लेकिन फैंस का प्यार कभी 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 हद पार करके दीवानगी भी बन जाता है। कहते हैं ना, मेरी दीवानगी। सही बात। वो कभी कभी एक एक अलग रूप धारण कर लेता है कि जो बिल्कुल बिल्कुल। शायद कभी कभी एक दिल दहलाने वाला भी हो। तो हाँ, ऐसे ऐसे अगर आपको कुछ ये हुए हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो मजेदार इंसिडेंट्स भी हुए हैं। कुछ फैंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं। और कुछ अपनी मस्ती, अपनी इस दुनिया में होते हैं। वो उनको टिंगल करने में, टेर लेने भी मजा आता है। मुझे बड़ी हंसी आती है जब कई बार एयरपोर्ट वगैरह पे, अब मैं बाथरूम गया हूँ, ठीक है, वॉशरूम में गया। अब वॉशरूम में कैसे खड़े होता है आदमी, भाई यूं यूं खड़े, सपोज सडनली मैंने इधर देखा तो इधर एक आदमी, एक फैन
मेरे बाजू में ऐसे मोबाइल लेके खड़ा है ऐसे। तो मैंने हेलो हेलो हेलो, अरे भाई, अरे हेलो, अरे बाहर वेट कर लो यार, हेलो आप उधर वेट करो मैं आ रहा हूँ। अरे ये क्या तरीका, आप वहां वेट कर लो। वो क्या जवाब देता है मालूम है, नहीं नहीं आप करो ना, आप करो, आप करो, आप डिस्टर्ब मत हो, आप करो। तो ये बड़े मजेदार हुए हुए। और एक मुझे याद आता है प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था। तो इलाहाबाद में एक शो था, तो हम शो के लिए तैयार हो रहे थे हम लोग। तभी दूर से मैंने देखा एक आदमी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा, अरे भैया पहचाने, अरे भैया पहचाने। हमने कहा कौन है यार, मालूम नहीं। तो वहां पर एक इंस्पेक्टर साहब थे, तो हमने कहा भाई वो देखो कौन है यार, बहुत आवाज दे रहा है। तो उसने बुलाया उसको, हाँ नजदीक आया, हमारे आ गया, और गुरु पहचाने। हमने कहा नहीं, नहीं पहचाना। बोले आज से 2 साल पहले तुम्हारा लखनऊ में शो था। हमने कहा हाँ, आप लखनऊ आए थे। हमने कहा हाँ आया था। तो पहचाने। हमने क्या मतलब, अरे आपकी जैकेट चोरी हो गई थी। हमने कहा हाँ, तो पहचाने। अरे मैंने कहा तूने मारी थी। तो बोले अरे आपके फैन है ना, तो निशानी के तौर पे ले गया था मैं। तो हमने कहा भाई इतनी सर्दी में तुम लेके चले गए यार, रुमाल लेके जाते। तो कहने लगे मांगते तो थोड़ी देते आप। या तो इस प्रकार के कई सारे ऐसे अनुभव होते हैं ऐसे भी हाँ किस्से होते हैं फैंस के साथ। बिल्कुल। या अभी हमारे साथ राजू जी पूरे देश से बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। कुछ उसमें से एस्पिरेंट्स है, अच्छा बडिंग हाँ एस्पिरेंट्स है कि जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये हाँ मास्टर हाँ हाँ है, मास्टर क्लास है। विश्व मास्टर क्लास है, राइट। मास्टर से सीखिए। तो अच्छा एक एक करके उन सबके सवाल लाइव हमारे जरूर पैनल पे लेंगे। हाँ अ, हाँ अंशिका गांधी है हमारे साथ जुड़ी हुई, जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। हाँ प्रज्ञा बिल्कुल। ज्ञानी अंशिका लाइव। या शिखा जी, हाय शिखा। अंशिका अंशिका अंशिका, Good evening, हाय, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। So I'm a first year BAMMC student. हाँ हाँ So मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे अपने ऑडियंस के सामने रहते हो, क्या आप वैसे ही अपने घर वालों के और रिलेटिव्स के साथ रहते हो? नहीं देखिए, रियल लाइफ जो है, रियल लाइफ में तो प्रॉब्लम भी होती है। रियल लाइफ में कोई फीवर भी होता है। रियल लाइफ में हम जुकाम है, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। या रियल लाइफ में तो अब जैसे मेरा बेटा है, अब सुबह से निकला हुआ है और बोल के गया कि दोपहर तक आ जाऊंगा, ठीक है। अब वो आ रहा है रात को, तो फिर थोड़ा उसको डांटना भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि घर पे भी 24 घंटे कोई हंसाता रहेगा। और अच्छा कितना अजीब लगेगा अगर अपने ही घर पे और मैं अपनी वाइफ से कह रहा हूँ कि अब मुझे एक चाय बना दो। आहा, चाय रेडी है क्या, अदरक वाली चाय होनी चाहिए। आहा, पागल रहे क्या। या अपने बेटे से मैं बोलूं कि अरे कहाँ जा रहे हो, अरे देखो होमवर्क करना जरूरी है, आए आए हाँ। तो वो सीरियस नहीं लेगा मुझे। तो रियल लाइफ तो बिल्कुल आप लोगों की तरह जैसे आप लोग बिहेव करते हो असली जिंदगी में अपने घर वालों के साथ, कभी कभी खुशी कभी गम, तो हम भी वैसे ही होते हैं। रील और रियल लाइफ में फर्क होता है। फर्क होता है। बिल्कुल। यस, थैंक यू अंशिका, थैंक यू सो मच थैंक फॉर। यू अंशिका। Thank you, sir. कैन वी नाउ हैव रमेश? Good evening, sir. हाय गुड इवनिंग रमेश। Yes, sir. अरे वाह कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। Yes, sir. So my question was कि मतलब I was starting stand-up comedy and
मतलब हुआ नहीं, बेसिकली इनिशियल लेवल पे था. हाँ. सो द मेन प्रॉब्लम वाज कि समटाइम्स द जोक नेवर लैंड्स, लोगों को समझ नहीं आता, और वो मतलब हमको लगता है वो बहुत हंसेंगे बट वो नहीं हंसते. सो ऐसी कोई ट्रिक है जिसपे हम इंश्योर कर सके कि यार ये करने से शायद मेरा जोक इफेक्टिवली उनको स्टिक हो जाए? इसका कोई बैरोमीटर या कोई वन लाइन आंसर नहीं है. यस वो करते 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 आपको खुद ही आइडिया होने लगता है कि ये वाला जोक चलेगा और ये वाला नहीं चलेगा. और उसका यही सबसे अच्छा जजमेंट है कि डायरेक्ट कहीं स्टेज पे ना करें. डायरेक्ट स्टेज पे ना करके पहले हो सके तो अपने दोस्तों में ही, अपने ग्रुप में ही सुनाना चाहिए. क्योंकि अपने दोस्तों में एक बार पोपट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. दोस्त है, दोस्त इसी बात के लिए दोस्त है ना. यस सर. तो पहले हमें लगता है अपने जो एकदम पक्के दोस्त है, जो जिनको बोलते हैं ना कोर, पहले उनको सुनाओ, या छोटे छोटे किसी का बर्थडे या कुछ है वहां सुनाओ, और वहां जब लाफ्टर आए फिर उस जोक को आपको अच्छे शो में सुनाना चाहिए. और ये किसी का भी एक दिन में नहीं हुआ है, चाहे जॉनी लीवर हो, चाहे कपिल हाँ शर्मा हो, चाहे मैं हूँ. करते 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 हुआ. शुरू में सब लोगों को तकलीफ हुई है, हुटिंग मिली है, और सब लोग डिस्टर्ब करते हैं, अपोज करते हैं कि क्यों कर रहा है तू ये सब. सबसे ज्यादा तो रिश्तेदार, हाँ रिलेटिव्स, चाचा, मामा, ताया, वही लोग, ये क्या कर रहा है, इससे क्या होएगा, पागल है क्या, जोकर है क्या. तो अब ये चीजों से दो चीजों से या तो आप हार जाओगे डिप्रेस होके, या इन चीजों को चैलेंज की तरह ले लोगे कि नहीं अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा. जैसे मेरे अंकल थे, तो मेरे अंकल बोलते थे कि ये जो तुम करते हो कॉमेडी या जो जोक्स वगैरह, इसमें कुछ मिलता है कि ऐसे ही करते हो. तो कुछ, हाँ, गुस्से से बोले कुछ मिलता है या ऐसे ही लगे हुए हो. तो मैंने एक दिन कहा कि नहीं नहीं चाचा जी, इसमें मिलता भी है. तो बोले, अब उनके पास जवाब नहीं था, तो बोले अब तुम ये सब करके पैसा कमाओगे. यानी पहले भी वो नाराज थे, और जब आंसर दिया उस बात पे भी नाराज. चित भी मेरी, पट भी मेरी. तो देखिए, वी आर नॉट स्टार सन्स. हम लोग कोई यस. अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, इन लोगों के बच्चे नहीं कि कोई लॉन्च करेगा. हाँ, अपने आप लॉन्चिंग मिल जाएगी. तो शुरू में तकलीफ होती है, संघर्ष होता है, उसके लिए रेडी रहना चाहिए. यस सर. थैंक यू सो मच सर. वेलकम. Thank you, Ramesh. Thank you, Ramesh, for your थैंक question. यू Thank रमेश. you. Pragya, can we now have Rohan? Rohan, please unmute yourself. नमस्ते सर. हाँ, नमस्कार. हाय सर मैं रोहन. आपका बहुत बड़ा मैं आपका सर बहुत बड़ा फैन हूँ. और सर और थैंक सर मैं यू. अभी कोर्स कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग मल्टीमीडिया का जीका नोएडा से. अच्छा. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आपका सर बहुत एपिसोड देखे जो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैनल शो था. तो सर उसमें आपने गजोदर भैया का किया था आपने, ये बहुत अच्छा था. तो मेरा सर क्वेश्चन ये है कि आप टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, जैसे पंच वाइज है, पंच के बाद ये पंच आना चाहिए, नहीं उसके बाद फिर ये आना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप टाइमिंग कैसे सेट होता है सर एक्टिंग में? या देखिए, दो तरह की टाइमिंग की बात करूंगा. पहले आप जब नए हैं इस लाइन में, स्टैंड अप कॉमेडी में अभी आपने कुछ ही समय से कैरियर स्टार्ट किया है, जी तब जी. तो आपको शुरू में 15 मिनट से ज्यादा स्टेज पे नहीं रहना चाहिए. ओके. हो सके तो अब तो 15 मिनट आजकल और सिमट के 10 मिनट्स हो गया. 10 मिनट से ओके. ज्यादा स्टेज पे मत खड़े रहो. वो लोगों को फिर बोर करता है, थोड़ा ड्रैग हो जाता है. ये जी जी नए जी. कलाकारों को बोल रहा हूँ. वो 10 मिनट्स हो, लेकिन कड़क होने चाहिए, एकदम ओके. एकदम क्रिस्प और कड़क होने चाहिए. ओके. और फिर जैसे जैसे आप मशहूर होने लगते हैं, या फिर जो इवेंट वाले हैं पूरा पूरा शो आपसे कराते हैं, और ऑडियंस भी वंस मोर करती है. अब तो उस हालत में डेढ़ घंटे का एंट्री
होता है विदाउट ब्रेक, 90 जी। मिनट्स एंड 100 मिनट्स, वो मैं एंट्री हम्म, करता हूँ। उसके लिए ये इतनी देर, लेकिन फिर लोगों को होल्ड कैसे करना है, हम्म, तो वो तरीका ये होता है कि अगर फिल्म स्टार्स की नकल कर रहे हैं, सपोज मिमिक्री कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भी बहुत देर तक वही करते रहे। ओके। 4 या 5 मिनट करना चाहिए फिल्म स्टार्स, फिर छोड़ के फिर रियल कैरेक्टर डाल देता हूँ। रियल कैरेक्टर में गांव की कोई लेडी आ गई, या गांव की कोई बूढ़ी चाची काकी वो आ गई। अब वो भी बहुत देर तक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर लोग वो उनको 2-3 मिनट में फिर चेंज कर देना चाहिए। फिर उसके बाद ओके। मैं पॉलिटिक्स पे चला जाता हूँ। लालू की कुछ आवाज निकाली, कुछ मोदी जी के ऊपर कुछ जोक सुनाया। जैसे मोदी जी पे बनाया था, मैंने कहा मोदी जी તમે ગુજરાતી માણસ છો, પણ એટલા સરસ हिंदी बोलो छो, एम केम? आप गुजराती हो के इतना अच्छा हिंदी कैसे बोलते हैं? तो मोदी जी बोलते हैं, राजू जी मैंने स्टेशन पे चाय बेची है, चाय बेचते बेचते मैं हिंदी सीख गया। हमने उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे पंजाब में तो लोग दारू पीते पीते अंग्रेजी सीख गए। तो फिर थोड़ा सा गांव की लेडी किया, फिर आगे पॉलिटिशियन पे। फिर पॉलिटिशियन को भी थोड़ी देर में चेंज कर दिया, चेंज करके फिर आईपीएल में चले गए, क्रिकेट के कुछ बातें की, फिर थोड़ा सा फुटबॉल की बातें करता हूँ। तो पूरा जो 1.5 घंटा है वो लोग उसमें उनको मोनोटोनी नहीं लगती, क्योंकि मोनोटोनी मैं खुद ही तोड़ता जाता हूँ, ब्रेक करता जाता हूँ, है ना। टॉपिक चेंज। अब लोग लंबा जोक नहीं सुनना चाहते। अब लोगों का पेशेंस जो है कम हो गया, कम इन द सेंस लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है। देखो इंटरनेट पे सब मिल जाता है ना, किसी चीज का आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है। कुछ पूछना है युगांडा के राष्ट्रपति कौन है, तो 1 मिनट वो गूगल किया, ऊपर से बता दिया। यार वहाँ रानी खेत कैसे जाएंगे, थर्ड से डाला, वो आ गया। बैंकिंग करना है, यूं किया, ये किया, हो गया, सब कुछ फास्ट है। तो उसी तरह से कॉमेडी में भी अब फास्ट हो गया। अब कोई जोक को बहुत देर तक उसका इंट्रोडक्शन समझाना नहीं है। पहले पुराने जो कॉमेडियन थे, हमारे सीनियर के भी सीनियर, वो जोक को पहले समझाते बहुत थे। जी सर, जी। है ना। अब लोग क्या कहते हैं सर, वो लाफ्टर चैनल में भी देखे थे सर। हाँ, अभी अब लोग क्या बोलते हैं कि यार पॉइंट पे आ, जल्दी पॉइंट पे आ, मेरे को तू सिखा मत। तो इट्स लाइक दिस। वो ये सब कुछ मैं बता जरूर रहा हूँ, लेकिन वो आपको करते करते ही होगा। इसका कॉमेडी सिखाने का कोई क्लास नहीं हो सकता एक्चुअली, इसको कोई इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूट खोलता भी है तो मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, आप पॉलिश हो सकते हैं। ओके। हाँ, लेकिन अदरवाइज होना तो चाहिए, अपने ब्लड में होना चाहिए। ये जम्स बचपन से ही होते हैं। हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन हाँ, उसके लिए क्या होना। यस सर। जी जी थैंक यू जी रोहन, सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। कैन वी नाउ हैव चंदन? हाय चंदन। यस सर। हाँ हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। और क्या प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि सर मैंने आपसे बहुत सारा शो देखा है, कॉमेडी शो बहुत सारी जगह देखा है मैंने सर। आपकी टाइमिंग बहुत अलग होती है, तो सर कैसे सब होता है, और सर इतने अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट आप कहाँ से लाते कॉमेडी के लिए? जी जी जी, इतने अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट आप कहाँ से लाते हैं? हाँ, मैं पहले बता दूं कि सर पहले इसमें हमारी वाली फील्ड में इसमें राइटर नहीं होते थे, राइटर का चलन नहीं था। पहले हम लोगों ने जो खुद शादी में देखा, माता जी के साथ, पिताजी के साथ किसी की शादी में गए, वहाँ वेटर कैसे खाना खिला रहा है, दूल्हा कैसे नखरे कर रहा है, साली कैसे चिढ़ा रही हैं जीजा जी की, तो वो हम लोग खुद ही देखा। ट्रेन में क्या होता है, टीटी कैसे आता है, कैसे टिकट मांगता है,
तो यही सब हमने अपने बना बना के सुनाए, मैंने भी, जॉनी लीवर ने भी, और हमारे दूसरे साथियों ने भी, सबने। और राइटर इसलिए नहीं होते थे इस फील्ड में क्योंकि ये कला वो खुद लाइट में नहीं थी। स्टैंड अप कॉमेडियन का इंडिया में कोई वजूद नहीं था। लोग फिल्म कॉमेडियन को जानते थे, फिल्मों में जो आते कॉमेडियन उनको तो जानते थे, लेकिन स्टैंड अप जैसा कुछ इंडिया में था नहीं। तो जब था नहीं तो राइटर हो नहीं सकते, जब वो खुद नहीं है तो लिखेंगे किसके लिए। तो लेकिन धीरे धीरे जब ये लाफ्टर चैलेंज आया और उसमें उसमें हम लोग के पास जितना मटेरियल था, हम लोगों ने अपना स्वतः का था, खुद का था, वो सब उसमें हमने यूज कर दिया लाफ्टर चैलेंज में। तो अपना लाइफ के एक्सपीरियंस सब सुना दिया, वो सब हिट हो गए। मेरे साथ जितने आर्टिस्ट थे मीन सब सर लोग। हाँ हाँ, उसके बाद अब राइटर इसमें सर राइटर इसमें आने लगे, क्योंकि अब टीवी पे बड़े बड़े शोज हो रहे हैं, रेगुलर शोज हो रहे हैं। तो जब किसी के सर पे ये रहेगा कि हर वीक में 2 एपिसोड देना है, एवरी वीक में 2 एपिसोड देना है, तब तो फिर राइटर चाहिए। तो अब इसके राइटर होते हैं, लेकिन पहले नहीं होते थे। अब तो पहले जितने भी, जैसे गाय का मेरा आइटम लोगों ने बहुत पसंद किया। काऊ जो बैठी होती है सड़क पे, बीच सड़क पे बैठ जाती है ट्रैफिक घेर के, और गाय, उसका बच्चा, पूरा झुंड बैठता है। तो ये मैंने देखा हुआ है। ये हमारे इलाहाबाद में, गोरखपुर में, सब जगह इसी तरह से गाय आज भी बैठती है। ये एक चलन भी है, पता नहीं अच्छा है कि बुरा है ये चलन, कि लोग घर में गाय पालते हैं, दूध निकाल लेते हैं और बाद में खुला छोड़ देते हैं, वो बीच चौराहे पे बैठी रहती है। तो वो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन था। फिर वो शादी में लड़की कैसे विदा होती है, तो उस लड़की के मम्मी पापा कैसे रोते हैं, कैसे समझाते हैं, वो सब मेरा था। तो मैंने सब इन चीजों को नजदीक से देखा और वही सारे एक्सपीरियंस स्टेज पे रख दिए। ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्वेशन, एक बहुत बहुत ओके सर। एस्पेक्ट जो मैं समझ पा रहा हूँ सर की बातों से, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। हंसी और उससे निकलने वाले चुटकुले हाँ या रियल लाइफ इंसिडेंट्स हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। आपकी नजर होनी चाहिए कि आप उन्हें। हाँ। और मैं एक चीज को लेके चला लाइफ में, जो चीज टेंशन दे उसको अटेंशन नहीं देने का। तो स्वीट। आज इतने लोग टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं चीजों का, भविष्य का, या कभी कभी भूतकाल का। हाँ, भूत का, हाँ, पहले का, सही बात है। एक्चुअली टेंशन को अटेंशन नहीं देना चाहिए। नहीं देने का। थैंक यू चंदन, थैंक यू, थैंक यू चंदन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो मेन पॉइंट इज यस, राइटर्स पहले नहीं थे। सर ने जैसे कहा कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन से सीखा है, अपने इर्द गिर्द चलने वाली सीखों से सीखा है। बट अभी नेचुरली जैसे प्रोफेशन बदला, उसका उसका फैलाव बदला, उसकी पॉपुलैरिटी बदली, डिमांड बढ़ी, राइटर्स भी आने लग गए। बिल्कुल। तो राइटर्स इसमें कैरियर बना रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं राजू जी कि आप कई ऐसे किस्से, जैसे आपने कहा सुनाते हैं लोगों को, आपके एक्ट्स में होते हैं, आप कई जगह परफॉर्म करते हैं, ऐसा कोई किस्सा जो आपके साथ हुआ हो कि आज आप उसको याद करो तो खुद हंसते हो कि अरे मेरे साथ भी ऐसा हो गया? अच्छा, बहुत सारे किस्से हैं, कोई एक? क्योंकि मैं ट्रेवल बहुत किया ये शो के लिए, इवेंट्स के लिए। कभी राजस्थान, तो कभी आसाम, कभी बंगाल, कभी कॉलेज शो, तो कभी वेडिंग शो, तो कभी बर्थडे शो, तो कभी कॉर्पोरेट शो, कभी स्टेडियम में शो, तो कभी आशा भोसले जी के साथ शो, तो कभी सोनू निगम के साथ, तो कभी तो इस ट्रेवलिंग बहुत हुई। ट्रेवलिंग में अभी एक किस्सा है, जयपुर के आगे बीकानेर है जी। तो बीकानेर में शो था, तो बीकानेर में तो एयरपोर्ट है नहीं, तो हम जयपुर में मैं लैंड हुआ। जयपुर में लैंड होके मैं सूटकेस लेके बाहर आया, तो उन्होंने, अब तो सब मोबाइल का यूज होता है ना, उन्होंने मोबाइल पे गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर भेज दिया था। तो सूटकेस लेके जैसे ही बाहर निकला तो देखा कि वो ही नंबर की गाड़ी बाहर खड़ी थी। तो मैं गया और खुद ही दरवाजा खोला और बैग डाल के बैठ गया। वो ड्राइवर हेलो भी नहीं किया, उसने गाड़ी से निकला भी नहीं, बस उसने देखा कि दम से कोई बैठ गया, बस उसने स्टार्ट किया। वो कुछ
हेडफोन लगा के कुछ म्यूजिक सुनने में मगन था और गाड़ी चला रहा, मेरे से कोई इंटरेक्शन नहीं, और मैं पीछे बैठा हूँ उसका पैसेंजर, और गाड़ी जा रही है। करीब वो 2-3 किलोमीटर आगे ले गया, तब उसने अंदर मिरर से देखा, जो इनर मिरर है वहां से ऐसे देखा, देख के आप तो भाई साहब टीवी में आओ, आप तो भाई साहब कॉमेडी कलाकार हो। हमने कहा हाँ। अरे आप हमारी कार में आ गए भाई साहब, हमें तो ये नहीं पता था मैं आपको लेने जा रहा हूँ। अरे अरे भाई साहब, अरे बड़ी खुशी की बात है, ये बात की। और उसने मोबाइल लगाया, अपने घर पे बात कर रहा है विदाउट आस्किंग मी, सीधा वाइफ को बात, अरे सुन, हाँ चाय रेडी कर दे, हाँ चाय बना, हाँ अरे उनको लेके आ रही हूँ, हाँ अरे वो हंसाता है ना टीवी पे, अरे टीवी मुझे बहुत हंसाता है, हाँ उसको ला रहा हूँ, हाँ चाय रेडी कर। अरे हमने कहा हेलो, अरे मेरे से भी तो पूछो यार, और तुम अचानक लेके जा रहे हो। अरे भाई साहब घर की चाय पी लो, बच्चे लोग देखे खुश हो जाएंगे, आप ढाबे पे पियोगे क्या फायदा, फ्रेश हो जाओगे आप, गलत को नहीं ले जा रहे हो, मैं गलत आदमी को नहीं, ऑन द वे है, ऑन द वे ही है। अब तो मैं फंस गया, क्योंकि ड्राइव तो वही कर रहा था, ज्यादा ना करूंगा तो क्या मालूम कहाँ ले जाएगा, कहीं भी ठोक देगा। तो मैं उसके घर चला गया, उसके घर गया तो उसकी पत्नी पधारो सा, राम राम सा, राम राम सा, तने टीवी में बहुत देखो, जिंदा आज पहली बार देखी। कोई कलाकार ने जिंदा पहली बार देखी। साहब आप टेलीविजन में पेट सफा करो, पेट सफा हर रोग दफा, टेलीविजन में करो, आप विज्ञापन करो, पेट सफा, तो वो अच्छो है कि जबरदस्ती करो आप, फायदेमंद है कि। अरे मैंने कहा भाई अच्छा ही होगा, लेकिन मैंने नहीं खाया है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरा पेट खराब हुआ नहीं तो मैंने खाया नहीं। फिर वो बैठी, नहीं कुछ तो ले लो आप, पहली बार कोई कलाकार हमारे घर आए हो, कुछ तो ले लो। हमने कहा ठीक है, क्या है, मैं गरीब का घर है, मैं ब्रेड में शहद लगा के दे दूं, ब्रेड है, ब्रेड में शहद लगा के दे दूं। हमने खबरदार अगर मुझे शहद दिया, शहद आपको पता है शहद जूठा होता है, शहद मधुमक्खी के मुंह से निकला होता है, मैं मुंह से निकली चीज नहीं खाता हूं। मुंह से निकली चीज नहीं खाते हो आप, तो अंडा बना दे। ऐसे कई सारे किस्से होते हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो। कॉमेडी सर कितना एक सीरियस बिजनेस है अगर पूछा जाए। या कॉमेडी बहुत सीरियस है। कई बार हमसे लोग बोलते हैं कि आप हंसाते हैं, आप इंजॉय कर रहे होते हैं, तो हमने कहा एक्चुअली तो हमारे जो भी आर्टिस्ट स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, उस समय आप लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वो तो बंदा अगला पंच याद कर रहा है, आप हंस रहे हो, जितनी देर में आप हंसते हो उतनी देर में अगला पंच याद कर लेते हैं। तो एक तरह से ये बहुत सीरियस बिजनेस है। लोगों को रुलाना तो आसान होता है बोलते हैं, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल, हंसाना इज वेरी डिफिकल्ट। अभी एक किसी से मैं कह रहा था कि यार मूवी देखना हो ना तो सिंगल स्क्रीन में ही देखा करो, मल्टीप्लेक्स में मत देखो। जी। बोलता क्यों? तो हमने कहा नहीं, सिंगल स्क्रीन पे अच्छा रहता है, बहुत फायदा होता है। बोले क्यों? हमने कहा सिंगल स्क्रीन में क्या है, पॉपकॉर्न खरीदना नहीं पड़ता है, वो चेयर पे पहले से पड़े रहते हैं। और कुर्सी उठा के देखेंगे तो आधा समोसा भी नीचे मिल जाएगा। एक फादर अपने बच्चे को बहुत डांट रहे थे, बोले तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता
मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के मैंने पढ़ाई की है, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की है, लालटेन जला के नीचे पढ़ाई की है मैंने। बच्चा बोलता है, पापा आप लोग दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे? कि आपको रात का वेट करना पड़ता था। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कॉमेडी बहुत सीरियस बिजनेस है, लेकिन जनता के लिए बेशक वो हंसी मजाक ठिठोली के कुछ पल गुजार रहे हो, लेकिन जो वहां पे वक्ता खड़ा है, हाँ, उसके लिए बेशक उस समय में पूरा तैयार करना, जनता को वो हंसाना, हाँ, और कहीं ना कहीं आज की तारीख में जैसे आपने कहा कि जनता और इन्फॉर्म्ड हो गई है, एजुकेटेड हो गई है, उन्हें अब पहले की तरह वो नहीं चलता कि भाई हंसाने वाला अब उनके पास चॉइस है और एक से एक आर्टिस्ट को सुनते रहते हैं। अब तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट से भी हमारे परफॉर्मेंस का मुकाबला करते हैं। थोड़ी देर पहले मुझे देखा, उसके बाद फट से वो अमेरिका के किसी आर्टिस्ट को देख रहे हैं। तो अब हमें उस तरह की क्वालिटी उनको देनी पड़ती है। बिल्कुल राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, मुझे अच्छा लगा। मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट, जैसे मैंने कहा था ना कि कोई फनकार हो, कोई कलाकार हो, उसका परिचय कोई भी मतलब कोई भी वेबसाइट या कोई चार पंक्तियां नहीं दे सकती। उसकी कला, उसका फन, उसका सबसे बड़ा परिचय होता है। एंड आप उन जो कहते हैं ना कि बहुत ही वो चंद उन हस्तियों में से है। थैंक यू सो मच सर for joining on this episode of Masterminds by Governance Now. Thank you so much ladies and gentlemen for also joining us this evening. And और मैं जाते जाते कैलाश ये कहूंगा बिल्कुल कोरोना को लेके कि जब बहुत जरूरी हो दोस्तों तो ही घर से बाहर निकलें और अपना ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में रोज समझाया जा रहा है कि मोदी जी ने भी उस दिन कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अच्छा पता है पहले एक गाना हम लोग गाते थे, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अब लोग इतना डरे हुए हैं, ये गाना ऐसे गाते हैं, बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद।